एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं सीयूईटी 2023 के टॉपर से और आईसीआर 2023 के ऑल इंडिया सेकंड रैंक से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरे साथ में है शंकर रावत, जो आईसीआर में जिनका रैंक है सेकंड और सीयूईटी में बीएचयू के अंदर इनका फर्स्ट रैंक है। तो काफी बच्चों का ये भी डाउट है कि फर्स्ट रैंक है तो फिर बीएचयू में क्यों है, आईआरआई में क्यों नहीं गए। वो सारे जो भी तमाम सवाल एक स्टूडेंट के माइंड में जो प्रिपरेशन कर रहा है उनके माइंड में चल रहे हैं, वो सभी सवालों के जवाब मैं अभी आपको शंकर रावत के साथ में मिलवाता हूं। और सारे जो भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे को पूरा उम्मीद है कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन में है। और एक टॉपर बनने के लिए देखो, एक सिर्फ पढ़ाई मैटर नहीं करता, हर चीज मैटर करता है। और वो क्वालिटी हर चीज की क्वालिटी इस बंदे में आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप इस पूरे सेशन को देखोगे, उम्मीद करूंगा कि जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उन बंदों के लिए वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा और भी काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहले शंकर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम शंकर रावत है, मैं भोपाल एमपी से हूँ। सीयूटी में मेरे मार्क्स 594 थे। मेरा आईसीएआर में ऑल इंडिया रैंक सेकंड है एवं बीएचयू के अंदर मेरा फर्स्ट रैंक है पीसीबी में। मैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ अभी। थैंक यू सो मच। देखो भाई, 600 में से 594 नंबर ये बंदा लेके आया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से इसने प्रिपरेशन किया है। काफी बच्चे सोच रहे हैं, सिलेक्शन लेना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बीएचयू सबका एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है कि बीएचयू में पढ़ना है, आईआरआई में जाना है। लेकिन 600 में से 594 नंबर, यानी कि मात्र एक क्वेश्चन गलत हुआ है। वो भी अभी बताएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे कौन से सब्जेक्ट में गलत हुआ है, कहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पेपर में कैसे था, ये जो भी आपके सवाल है वो एक एक सवाल का जवाब है वो शंकर राउत के मुंह से आप सुनोगे। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने बीएचयू को क्यों चुना। आपको आईआरआई भी मिला था, आईसीआर के थ्रू इनको आईआरआई मिला था, आईआरआई न्यू दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आईआरआई को छोड़ा और बीएचयू में इन्होंने एडमिशन लिया। तो ये क्या रीजन था? सर एक्चुअली जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तभी मुझे बीएचयू के बारे में पता चला था। आईआरआई का इन्फॉर्मेशन मुझे थोड़ा लेट ही मिला, क्योंकि उसमें अभी रिसेंटली ही यूजी कोर्सेज लेना स्टार्ट करा है। बीएचयू के बारे में ऑलरेडी बीएचयू बहुत प्रेस्टिजियस है, 100 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं बीएचयू को। मेरी फैमिली की तरफ से भी था कि बीएचयू से बीएससी एजी करना बेस्ट रहेगा। मैंने भी यही सोचा था। इवन एग्जाम के बाद भी मैंने बीएचयू के बारे में जब रिसर्च करा तो मेरी खुद की भी जो पर्सनल ओपिनियन भी यही था कि मुझे बीएचयू से ही करना चाहिए। ओवर टाइम आईआरआई का जब मुझे पता चला कि हाँ आईआरआई भी एक ऑप्शन है, बहुत बेस्ट है, एनडीआर आपको उसका रैंकिंग फर्स्ट है आईआरआई की, तो मुझे लगा था कि हाँ शायद आईआरआई ले लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी अपने पिछले डिसीजन पे अडिग रहा कि नहीं, मुझे बीएचयू ही जाना है। उसका मेन कारण ये था, आईआरआई में सभी एक जैसे लोग हैं, वो रिसर्च के लिए बेस्ट है। मैं मानता हूँ कि अगर आपको रिसर्च में ही जाना है, आप पहले से श्योर हैं, तो आपको आईआरआई ही लेना चाहिए। परंतु बीएचयू में जैसे आप मल्टी डिसिप्लिनरी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग विषयों पे यहाँ पे अध्ययन चल रहा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे कोर्सेज भी हैं, तो यहाँ पे जो क्राउड है, यहाँ पे क्राउड है, वो शायद आईआरआई में नहीं मिल पाएगा। और मैं हमेशा मतलब पढ़ाई की तरफ मेरा रुझाव ज्यादा रहा है, तो बीएचयू मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में भी थोड़ा कर पाऊँ। कुछ कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, कुछ गेम्स हो गए, तो जो क्राउड मुझे यहाँ पे मिल पाएगा और जो इसके प्रति सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा वो आईआरआई में नहीं मिल पाएगा। यही मेरा एक कारण था कि मैंने अडिग रहा कि नहीं, मुझे बीएचयू ही करना है। जबकि मुझे बाद में भी आईआरआई ऑफर हुआ था, मिला था, बट स्टिल वो मेरे लिए सही चुनाव नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा डिसीजन था। और जो भी चीजें मतलब सोच रहे थे लोग कि यार इतना बड़ा डिसीजन लेना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है, आईआरआई को छोड़ना, ठीक है। आईआरआई इंडिया का वैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में ऐसे एक है और टॉप रैंक में आता है। एग्रीकल्चर के रिसर्च में बात करें तो भी आईआरआई टॉप पे है, लेकिन बीएचयू भी कम नहीं है। एशिया का टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएचयू का नाम शुमार है। और बीएचयू के बारे में जितना आप पढ़ोगे, सोचोगे, कुछ भी देखोगे, तो बीएचयू के बारे में उतनी चीजें कम है, ठीक है। बीएचयू सब मानते हैं कि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो आपको यहाँ आने के बाद में हकीकत में फील हो रहा है कि बीएचयू अच्छा हो रहा है? सर मैं यहाँ पे मतलब पढ़ाई सर उम्दा है, बहुत अच्छी है, टॉप लेवल फैकल्टीज है यहाँ पे, पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। और यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स भी पढ़ा रहे हैं, जिस लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड, वो बहुत अच्छा है। और साथ साथ जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, इवन नेशनल लेवल तक कई प्लेयर जा रहे हैं। ये जो क्राउड में देख रहा हूँ वो कहीं और शायद नहीं मिल पाएगा। बीएचयू जिस लेवल पे हर मतलब एक छात्र को वो मौका देता है कि वो अपने अंदर की खूबियां देख सके, सिर्फ पढ़ाई पे नहीं,
दूसरी भी जो चीजें हो गई उनमें भी वो खुद को एक काबिलियत समझ सके, अपनी परख सके, देख सके कि कौन सा गेम उसे पसंद है, कौन सी चीजें उसे अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी गया हूँ काफी बार, जो जिस लेवल पे लाइब्रेरी में आपको बुक्स अवेलेबल हैं, जो फैसिलिटीज यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करी जा रही है, सच में अगर कोई भी बच्चा अपने अंदर की खूबियों को यहाँ पे निखार सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सिर्फ एक पढ़ाई के ऊपर ही पूरा मतलब अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते। 12th तक एक स्टूडेंट की लाइफ अलग होती है, कॉलेज में जाने के बाद में उसकी पूरी मतलब खुद को पर्सनालिटी है उनको डेवलप करना होता है। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉलेज में आने के बाद ही खुद को चेंज नहीं कर पाते हैं, जैसे स्कूल से आए वैसे ही उठकर बैचलर के बाद में जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। और जिस हिसाब का इनका माइंडसेट है उनसे पता चलता है कि ये बंदा बिल्कुल डिजर्व करता है टॉपर की कैटेगरी में, ठीक है। और एक टॉपर बनना रियल में मतलब खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उनसे रिलेटेड एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको पहले लग रहा था कि मेरा ऑल इंडिया टॉप रैंक आ जाएगा प्रिपरेशन करते टाइम? नहीं सर, आई थिंक प्रिपरेशन के टाइम पे कॉन्फिडेंस कम ही था, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन में ऐसा है कि इतने क्वेश्चन है, इतना सिलेबस है, उसको रिवाइज करने में ही 1 महीना चला जाता है, इतना बड़ा सिलेबस है। इवन अगर 12th का भी देखा जाए तो भी 12th ही आता है सीयूटी में, वो भी रिवाइज करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। बट कॉन्फिडेंस था नहीं, मैं एग्जाम दे के भी जब आया तो मेरी उम्मीद थी कि हाँ, जो जिस हिसाब से करा है शायद 2-4 सवाल हर सब्जेक्ट में गलत जाएगा। मैंने 160 से ऊपर ही सोचा था कि हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 160-180 तक आएगा। 500 के आसपास का एक्सपेक्ट करा था, ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने ज्यादा आ जाएंगे। मतलब काफी होते हैं ना कि बच्चे जो टॉपर बन जाते हैं उनके बाद भी आप उनके जो जवाब सुनोगे ना वो बोलेंगे हाँ हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, हालांकि वो बाद में अपने आप को चेंज करने के लिए भी बताते होंगे, लेकिन इस बंदे की हर चीज से लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और भाई इस हिसाब का और जिस हिसाब का मतलब इसका नेचर है या फिर इसका बिहेवियर है वो देखोगे ना तो आपको लगेगा बहुत अच्छा ब्रिलियंट लड़का है, ठीक है। और मैं तो बेस्ट जूनियर के बारे में बात करूं तो सबसे अच्छा मेरे को जूनियर लगा है। और डेफिनेटली कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, हर किसी बंदे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इस बच्चे के लिए भाई जितनी चीजें तुम करना चाहते हो, जितना तुम इनको सपोर्ट करोगे, डेफिनेटली बहुत आगे तक जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप प्रिपरेशन करते टाइम आपका माइंडसेट क्या था? सर प्रिपरेशन करते वक्त डर था थोड़ा कि हाँ मतलब इतना बड़ा सिलेबस है, कर रहे हैं, कैसा पैटर्न आएगा। बट माइंडसेट पे मैंने एक चीज की फोकस करी थी कि मैं डेली कुछ ना कुछ करूँ, ठीक है। कभी कभी 1-2 दिन मिस भी हुआ है, बट स्टिल जनरली जो चीज मैं ट्राई कर रहा था कि माइंडसेट ये रखूं कि मुझे डेली कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि अगर कभी नहीं कर रहे हैं तो अगर मिस हो रहा है बैकलॉग क्रिएट हो जाता था। बैकलॉग से मेनली बचना था मुझे, जिसके कारण मैं डेली काम करता था। माइंडसेट में था कि हाँ जो सीयूटी एग्जाम है अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाओगे तो होगा। जिस हिसाब से मैंने यूट्यूब वगैरह पे काफी सारे वीडियोस देखे थे, गाइडिंग जैसे आपकी भी काफी वीडियोस देखी, उस पर जो गाइड था लगा कि हाँ ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर डेली आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट था, बट वो डगमगाता है माइंडसेट भी धीरे-धीरे। डाउट आता है, कभी किसी दिन थोड़ा लो रहता है कि हाँ आज इतना नहीं पढ़ पाए, बट स्टिल अगले दिन से फिर दोबारा कोशिश, वही बस बार बार कोशिश के कारण ही मेरे अकॉर्डिंग हुआ है बीएचयू में। अच्छा, तो मतलब काफी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, या फिर हमें सिर्फ मतलब ऑफलाइन तो जाना ही पड़ेगा, ऑनलाइन में सिलेक्शन नहीं होगा, ऑनलाइन में रैंक नहीं आती है। तो ये चीजें भी थोड़ा बता देना, क्योंकि काफी बच्चे सोच रहे हैं कि सेल्फ स्टडी से कभी रैंक नहीं आता। मैं मतलब काफी बार तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एट प्रेजेंट मैं भी खुद ही बीएचयू का ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं खुद ही सेल्फ स्टडी से ही बीएचयू तक आया हूँ। तो आप थोड़ा बता दीजिए इनको क्या बताना चाहते हैं। कोचिंग दोनों ही है, पढ़ाते दोनों सेम ही लगभग, लेकिन ऑफलाइन में जैसे आपको दोस्त मिलेंगे, अलग अलग डिस्ट्रैक्शन भी मिलता है। मैंने खुद अपने लिए पूरा 1 साल का जो मेरा ड्रॉप रहा है, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करी है, उसमें मैंने घर पे बैठ के ही पढ़ाई करी है। घर पे बैठ के ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली एटलीस्ट 8 घंटे 9 घंटे पढ़ सकूँ। मेनली लेक्चर्स रहते हैं घर पे, जैसे मैंने देखा है लेक्चर जिस फोकस के साथ आप देख पाओगे वो ऑफलाइन में कभी कभी नहीं होता है। और ऑफलाइन में भी शायद 2-4 लोग ही एक्सेप्शन होते हैं जो आगे बैठ रहे हैं, जो डेली मतलब ज्यादा फोकस्ड है, एम्बिशियस है बहुत ज्यादा कि नहीं मुझे जाना ही है किसी यूनिवर्सिटी में, तो ही हो पाता है। मैंने ऑफलाइन कोचिंग एक्चुअली ट्राई करी है, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे फोकस हटता है सर। कभी कोई आपका दोस्त है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कभी कभी दोस्ती में ही आपने टाइम वेस्ट कर दिया काफी ज्यादा। तो उस समस्या से बचने के लिए बाद में मैंने क्या करा कि मुझे ऑनलाइन ही करना था। ऑनलाइन भी सोर्सेज बहुत अवेलेबल थे, उनकी भी सोर्सेज की कोई दिक्कत नहीं हुई। और ऑनलाइन पे एक चीज जो मुझे
लगा कि बेनिफिट है जो कि ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर लगा, वो था कि आप घर पे बैठोगे तो आपको घर की फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको ज़्यादा उठना नहीं है, खुद से कुछ नहीं करना, आप बस बैठे रहो पूरे दिन। मैं 3-3 घंटे लगातार बैठता था, 4 घंटे लगातार बैठता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप किस हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हो इस इन्वायरमेंट में, ठीक है। काफी बच्चों का क्या होता है कि ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो उनका एनवायरमेंट सही रहता है, हमेशा क्लास जाना होता है, और लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको खुद को अपने आप को ढालना पड़ता है, खुद को बैठना पड़ता है। तो वो एक स्टूडेंट जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? हाँ सर, ये एक दिक्कत स्टार्टिंग में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब करा था तो दिन के मतलब जो लेक्चर्स हैं कभी कभी वही कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, कभी कभी पूरा बैकलॉग बनता जा रहा है। मेरा ऐसा भी हुआ है कि कभी 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का बैकलॉग बना है। स्टार्टिंग के 2 महीने में वो दिक्कत आती है, स्टार्टिंग के 2 या कभी कभी 3 महीने में भी कईयों को दिक्कत आती है। उसको टैकल करने के लिए आप शेड्यूल बना सकते हो। ऑल्दो मेरा शेड्यूल नहीं था, मैं टाइम स्लॉट्स रखता था कि मुझे कुछ भी पढूं बट पढ़ना है। ये नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ना है, बट मुझे पढ़ना है। मैं सुबह 9 बजे से 12 तक, फिर खाना वाना खाने के बाद फिर 3 बजे से दोबारा पढ़ना चालू कर दिया, 6-7 कभी 9 बजे तक। ये जो टाइम शेड्यूल था मेरा कि टाइम इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, वो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा हेल्प करा है। और हाँ, एक अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है ऑनलाइन में। आपको ऐसा लगता है कभी अरे आज थके हैं, थोड़ा लेजीनेस आ रहा है, नहीं करते हैं क्लास, कौन ही बोलेगा, कौन ही डांटेगा। आई थिंक उसके लिए आप पेरेंट्स को थोड़ा अपने वो समझा सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे थोड़ा ध्यान दें। मेरी मम्मी काफी ज्यादा करती थी, कभी पूछती थी कि पढ़ रहा है कि नहीं, क्लासेस कर रहा है कि नहीं। ज्यादा प्रेशर नहीं था मेरे घर से थे, बट मैंने मम्मी को खुद ही कहा था कि थोड़ा आप देखिए, अगर मैं कभी क्लास नहीं कर रहा हूँ, कभी अगर फ्री बैठा हूँ तो वो पूछ लेती क्लासेस क्या हो गई सारी। तो आई थिंक ये चीजें कर सकते हैं हम कि पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप घर पे हो, पेरेंट्स के सामने हो, तो आई थिंक पेरेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं अकाउंटेबल बनने के लिए। काफी बच्चों का ये भी डाउट होता है कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, 14-15 घंटा क्या डेली पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्लासेस लेना इम्पोर्टेंट है, सेल्फ चीजें पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक सिलेबस कंप्लीट करना अच्छे से जरूरी है। तो उसके लिए जैसे मुझे लग जाते थे 7 घंटे, तो मैं पढ़ता था स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग के 4 महीने तक मैं कहूँगा मैंने बहुत कम पढ़ा है कि बस हाँ, ऐसे एक बार लेक्चर खत्म हो गया, नोट्स तक नहीं बनाए स्टार्टिंग के कभी कभी। पर धीरे धीरे वो समय बढ़ाना जरूरी है। अगर आप 4 घंटे, वही 2 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो ठीक है, बट धीरे धीरे अगर आप बढ़ाओगे, अपने सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाओगे, कोशिश करो 2-4 बार शेड्यूल करने की कि दिन में 2 घंटा पढ़ लिया, शाम को 2 घंटा पढ़ लिया, तो धीरे धीरे, जैसे मुझे अभी भी याद है, मैं जब 1 महीना बचा था एग्जाम पे, मैं डेली 10 घंटे पढ़ रहा था। शेड्यूल हो गया था कि 10 घंटे पढ़ना है, और मेरी आदत हो गई है वो कि मैं 10 घंटे आराम से बैठ सकता हूँ। अगर कभी नहीं बैठ रहा हूँ तो मुझे अजीब लगता है कि क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, बट हैबिट इंपॉर्टेंट है, आराम से बन जाती वो है, धीरे धीरे बनेगी। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि जब एग्जाम टाइम आता है तो उस टाइम 15-15, 16-16 घंटे भी पढ़ना पड़ता है। काफी बच्चे 17-18 घंटे भी पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग से उनका थोड़ा तो या तो लूज पॉइंट होता है। एटलीस्ट तुम स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ते आ रहे हो तो 10-12 घंटे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का थोड़ा स्टार्टिंग में वीक रहता है, जैसे इनका भी बोल रहे कि स्टार्टिंग मेरा अच्छा नहीं था, तो उनका ये भी रहता है कि लास्ट में जाके तुम्हें टाइम को अच्छे से खींचना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम लास्ट में तुम मैनेज नहीं कर पाओगे तो सिलेबस को शायद तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। पहले तो तुम्हें लगता था कि आईसीआर अलग एग्जाम होता है, 11th और 12th दोनों को लेके चल रहे थे, तो उनसे रिलेटेड भी दोनों का 11th-12th का तो सब्जेक्ट भी बहुत, मतलब सिलेबस भी बहुत। मैं दोनों ही पढ़ रहा था। अभी लास्ट के 2 महीने जब रिवीजन का समय मिला, तब मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ 12th का सिलेबस आ रहा है। तो थोड़ा सा रिलीफ लगा कि हाँ, सिर्फ 12th का आएगा, जो अभी भी पढ़ा है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। परंतु उसमें भी रिवीजन में मेनली टाइम दिया था उसमें। तो तुम वैसे तो मेडिकल से हो, ठीक है, लेकिन तुमने एग्रीकल्चर में आने के लिए सोचा, तो तुम्हारा एकदम मेडिकल में ही जाने के लिए था या फिर आईसीआर के ऊपर भी तुम्हारा ध्यान था कि मुझे आईसीआर भी देना है? 12th के बाद मेरे काफी दोस्त थे जो मेडिकल में जा रहा था। मेडिकल का हमेशा एक रहता है कि हाँ, बहुत क्रेज होता है। तो मेरे सारे दोस्त नीट या फिर जेई की प्रिपरेशन ले रहे थे। आईसीआर का किसी ने नाम नहीं सुना था। मुझे खुद भी उस वक्त बस बताया था कि हाँ, आईसीआर का एग्जाम होता है, तो मैंने अपीयरिंग में नीट और आईसीआर दोनों दिए थे। और उसके बाद जब ड्रॉप लिया था, मेनली वो नीट के लिए था, क्योंकि मेरे दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ उसी क्रेज में। बाद में ओवर द ईयर मुझे पता चलने लगा हाँ, आईसीआर क्या है, एग्रीकल्चर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। तो वो सब जब पता चली तो मैंने कहा कि हाँ, दोबारा जब नीट मैं दूंगा तो उसमें आईसीआर का भी रजिस्ट्रेशन करना था। फिर सीयूटी का मेरा था कि हाँ, सीयूटी भी कई लोग कह रहे थे उस वक्त जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ सीयूटी का, तब काफी क्रेज बढ़ा उसका। यूट्यूब से ही मुझे पता चला कि सीयूटी भी एक बहुत अच्छा एग्जाम है, दे सकते हैं, देना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए मेनली है। तो मैंने सोचा हाँ, ये इसका भी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ।
बाद में वो ICR एंड COT मर्ज हो गए, तो उससे मेरा यही था कि हाँ नीट एंड ICR दोनों देना है। नीट भी दिया, ICR भी दिया, और मेरा मेनली बाद में लगा कि हाँ नीट चलो दे दिया है, पर ICR से जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है वो आई डोंट थिंक नीट से मुझे मिलेगा। मेडिकल में भीड़ बहुत है और मेरा वो एम्बिशन मेडिसिन से रिलेटेड इतना था नहीं, वो मेरे सिर्फ आई थिंक सब भीड़ में जैसा दे देते हैं सब उसी तरह से ही दिया है मैंने। काफी बच्चों का ये भी होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के बाद भी वो मेडिकल के पीछे भागते हैं, हमेशा नीट करते हैं, और उनको लगता है कि बीएससी एजी में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन लोगों को एटलीस्ट मैं काफी टाइम से या फिर हमेशा चीजें बताता रहता हूँ कि एग्रीकल्चर खुद में एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है, और यहाँ चीजें जो तुम एक्सप्लोर कर पा रहे हो शायद ऐसा नहीं है कि हर किसी कोर्स में तुम्हें इतना अपॉर्चुनिटीज किसी में मिलेगा। बीएससी एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल कोर्स है और इसको आप इतना इजी वे में आंक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें रिसर्च में जाने के लिए भी अभी तो बहुत टाइम लेंगे और सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे, ठीक है। काफी बच्चों का ये भी डाउट होगा कि इनका आगे क्या मतलब फ्यूचर में क्या एम है, क्या बनना है। इन्होंने पहले सोचा था कि मुझे एग्रीकल्चर में जाके ही ये करना है, तो उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर आता है प्रिपरेशन करते टाइम, वो आता है कि सोशल मीडिया। तो आप जब प्रिपरेशन करते थे उस टाइम पे आपने सोशल मीडिया को यूज किया था? तो स्टार्टिंग में तो आदत थी, आई थिंक सभी बच्चों की आदत होगी कि हाँ 4-4 घंटे निकल रहे हैं दिन के, सिर्फ इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। ये मेरे साथ भी था। तो आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते थे? यूज करता था मैं, सबके तरह ही 4-4 घंटे दिन के निकल रहे हैं इंस्टाग्राम पे। पर जो चीज मैंने देखी मैंने जैसे कहा कि स्टार्टिंग में मैं सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ, बाकी का दिन वेस्ट ही हो रहा है। तो धीरे धीरे मैंने जब इंक्रीज करा कि हाँ 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं, उसमें जैसे जैसे बिजी होने लगा, हाँ मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने मतलब धीरे धीरे हैबिट छोड़नी थी मुझे उसकी, तो मैं जैसे लॉक करने लगा, ऐप्स को लॉक कर दिया था। उसका ही एक्चुअली रीजन था जिसकी वजह से मेरी स्टडी का टाइम धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। आई थिंक वो अगर मैं लॉक नहीं करता अपने ऐप्स को, काफी ऐप्स को डिलीट करा जानबूझ के, अगर नहीं करता तो वो स्टडी टाइम मेरा इंक्रीज नहीं होता। 4 घंटे का अगर 4 घंटे रह जाता, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे BHU भी आ पाता अब तो वो डिसीजन आई थिंक मेरा बहुत बेस्ट था। इंस्टाग्राम वगैरह जो है आप हाँ अभी शायद आप चलाते होंगे, आपको आदत होगी, बट उसको छोड़ना भी संभव है। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, मतलब आपने तो इंस्टाग्राम यूज किया है, ठीक है, लेकिन लास्ट में जाके अच्छा खासा, मतलब अच्छा क्या, बहुत अच्छा कवर किया है, वो हर स्टूडेंट के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सोशल मीडिया यूज करने चाहिए क्या? सर आई थिंक नहीं, धीरे धीरे आदत डालें कि ना करें, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में भी अच्छी चीजें हैं काफी। जैसे आप यूट्यूब की बात करेंगे, यूट्यूब में इतने सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, वहीं आप यूट्यूब पे टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ वही है कि ज्यादातर बच्चे होते हैं इंस्टाग्राम की एक रील देखने के लिए 1 घंटा चला जाता है कि एक और देख लेता हूँ, स्क्रॉलिंग में पूरा दिन भी जा सकता है। स्क्रॉल करते जाते हैं, तो उसकी वजह से उनका टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो उनकी वजह से ये चीजें काफी, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों को पहले जितना तुम हो सके उनको कंट्रोल करो, अगर तुम्हें एक अच्छा रैंकर बनना है। और मेरे हिसाब से CUET इतना कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है। सोशल मीडिया को पहले से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बच्चों का प्रॉब्लम करता है। एटलीस्ट आप अगर प्रिपरेशन करते हो उस टाइम 4-5 महीने बंद कर देते हो, तो ऐसा तुम्हारा कोई भी बिजनेस है वो बंद नहीं हो जाता कि ये मेरा काम रुक जाएगा। और अभी मतलब एज ए स्टूडेंट लाइफ जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सोशल मीडिया को छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में आपने किया था पूरा सोशल मीडिया को छोड़ दिया? हाँ सर, मैंने एक्चुअली काफ़ी एक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे सोशल मीडिया को छोड़ने के, क्योंकि मेरी खुद की हैबिट थी सोशल मीडिया, और वो डोपामिन के कारण आप बार बार उधर जाओगे। तो मैंने ऐप लॉक्स डाउनलोड करे थे काफ़ी, उसके बाद टाइमर्स लगाए थे कि मुझे डेली 30 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आई थिंक ऐसे धीरे धीरे मेजर्स लेके उसको टाइम को लिमिट करते हुए आई थिंक 1 मंथ 2 मंथ में मेरा हो गया था कि मैं बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरा इंस्टाग्राम बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा था, व्हाट्सएप भी बहुत रेयरली यूज़ हो रहा है, कभी काम से, कभी किसी से नोट्स ले लिए, कुछ क्वेश्चन PDFs ले लिए, अदरवाइज़ यूज़ नहीं होता था। एंड यूट्यूब मेरा ऐसा हो गया था कि उस पर सिर्फ स्टडी रिलेटेड ही सब कुछ आ रहा है, लेक्चर्स आ रहे हैं, PYQs आ रहे हैं, कोई गाइडेंस, बहुत हेल्प मिलती है, मेंटरशिप वीडियोस हो गए, जनरली वो आ रहे हैं, सिर्फ वही सजेस्ट होते थे। तो स्टडी मटेरियल के लिए आपने कौन से बुक्स फॉलो किए? काफ़ी बच्चे ये सोच रहे हैं कि एक टॉपर क्या क्या चीज़ें पढ़ता है। सर मेनली तो NCERT। आई थिंक सिलेबस, जब आप सिलेबस पे आओगे कि सिलेबस कंप्लीट करना है, NCERT से बाहर नहीं आएगा। NCERT स्कूल में आपके पढ़ाई जा रही है, बाकी यूट्यूब पे भी इतना सारा NCERT से रिलेटेड रिसोर्स मटेरियल है, NCERT से बाहर जाने की उसमें ज़रूरत नहीं। और लाइन टू लाइन CUET के पेपर में NCERT का ही क्वेश्चन आता है। तो आपके 600 में से 594 नंबर आए थे, एक क्वेश्चन कहाँ गलत कर दिया था?
सर एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में मेरा गलत हुआ है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। अच्छा, और बाकी फिजिक्स और बायो दोनों में भाई 200 में से 200। और काफ़ी बच्चे फिजिक्स से डरते हैं कि फिजिक्स में मार्क्स कैसे करेंगे, तो फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आता है क्या? नहीं सर, फिजिक्स का पेपर एक्चुअली ईजी आता है। यहाँ पे एक्चुअली 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, 50 क्वेश्चन है, आपको 40 करने हैं, आपको 10 क्वेश्चन आप छोड़ दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करना ज़रूरी है। हाँ, मेरे भी कुछ क्वेश्चन थे कि मुझे इसका फॉर्मूला याद नहीं होगी, कुछ क्वेश्चन थे कि मुझे पता है कि ये लेंदी होता है, तो वो सिलेक्ट करना कि आप जैसे कंप्यूटर बेस्ड होता है तो इसमें काफ़ी सारे आपको जैसे पेपर पे जो आप नहीं कर पाओगे वो आप कंप्यूटर में कर पाओगे, क्योंकि कंप्यूटर में यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दो कि आप ये क्वेश्चन बाद में करोगे या फिर आप बिल्कुल ही छोड़ दो उसको। अगर कोई क्वेश्चन डाउट में हो कि आपने मार्क कर दिया, हाँ ये डाउट है, आप स्टिल उसको मार्क कर सकते हो। काफ़ी जो ऑप्शन, इस चीज़ को आई थिंक एक्सप्लॉइट कर पाना मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत कर पाया हूँ। जैसे मेरे 20 मिनट बच गए थे, हर सब्जेक्ट में मेरा 20 मिनट बचा है लास्ट में। वो इसीलिए बचा है क्योंकि मैं बार बार सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आते ही देख रहा हूँ कि ये जल्दी होगा कि लेट होगा, अगर समय लगेगा बाद में करूँगा। और ऑर्डर में क्वेश्चन ना करें, ऑर्डर से स्टार्ट करें, देख लो, पहले सिलेक्ट कर लो कि कौन कौन से छोड़ने हैं। जैसे लगेगा हाँ ये इजी आता, कर लिया, तुरंत आंसर दे दिया, बाद में दोबारा रिव्यू करो कि कौन कौन से छूटे हैं, करो। मैंने खुद 3 बार उसको रिव्यू करा है कि कौन से छूटे हैं कौन से नहीं छूटे। तो काफ़ी बच्चों का ये भी सोच रहा है मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। वैसे तो अभी शंकर रावत BHU में ही है, किसी टाइम हम इनसे एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो उसी टाइम इनसे काफ़ी चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर करवा देंगे, ठीक है। आप कंटिन्यू वैसे हमारे साथ में हैं, एटलीस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। एग्ज़ाम के टाइम में भी काफ़ी बच्चों को हेल्प मिलेगी, एटलीस्ट एक टॉपर बताता है तो ये चीज़ें काफ़ी सपोर्टिव जाती है इनके लिए। तो आपको आगे, आपने BHU में एडमिशन लिया तो आपको आगे क्या करना है, क्या बनना चाहते हैं आप? सर एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट अभी रिसर्च से रिलेटेड ही है। मैंने इसलिए JRF जैसे एग्ज़ाम है ICAR का, मैंने सोचा है JRF के लिए अभी प्रिपरेशन करना। तो मेरा रिसर्च में जाने का ही मेनली फील्ड है कि रिसर्च में MSc उसके बाद PhD का सोचा है। तो जो बंदा आगे से अपना पूरा फ्यूचर है एकदम सही से सेट कर पाता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे ये करना है, तो एटलीस्ट उनके लिए काफ़ी चीज़ें इजी बन जाती है। और इतना कोई बड़ा एग्ज़ाम भी नहीं है जो तुम क्रैक नहीं कर पाओगे, इजीली में हो जाता है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, और नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो भाई क्या बताएं, कुछ भी हो सकता है। तो BHU में बच्चे पहुंच तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन यह सर्वाइव करना आप खुद समझते हैं काफ़ी टाइम हो गया, मुश्किल होता है। और समझ भी चुके हैं इस इन्वायरमेंट के माध्यम से कि यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वगैरह तुम्हें हर चीज़ में मिलेंगे, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? तो BHU का एक्चुअली हाँ कट ऑफ काफ़ी कम है। मैंने भी जब देखा था तो मुझे लगा था हाँ BHU का कट ऑफ उतना भी हाई नहीं है जितना कॉम्पिटिशन लगता है। एंट्री BHU में काफ़ी आसान है, काफ़ी बच्चे आराम से आ जाते हैं कट ऑफ के कारण। लेकिन हाँ मैंने बच्चों को स्ट्रगल करते BHU में देखा है। आई थिंक जितना उन्होंने CUT में स्ट्रगल ना करा हो उतना उन्होंने BHU में स्ट्रगल करा है। BHU में स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि BHCAG एक बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है, और इनमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर पाता है। एक प्रोफेशनल कोर्स होने के नाते वो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, आपके सब्जेक्ट का नंबर बहुत ज़्यादा होगा, टीचर्स पढ़ाएंगे, काफ़ी टॉप लेवल फैकल्टी जो आपको पढ़ाएगी वो डिटेल में पढ़ाएगी, ऊपर से। काफ़ी बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि BHU में क्लासेस लगते हैं या नहीं लगते हैं, कितने टाइम तक लगते हैं, तो ये भी थोड़ा बता दीजिए। सर क्लासेस लगते हैं यहाँ पे, क्लासेस हमारे 8 बजे से 5 बजे तक क्लासेस होती हैं। इन क्लासेस में कभी भी हमें आज तक मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि टीचर ना आया हो। हमेशा टीचर आते हैं, और जो हर लेवल पे जब भी जिस भी सब्जेक्ट का आपका क्लास होता है, और सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी कंटेंट डिलीवर। एक्चुअली हम कोशिश करते हैं क्लासेस मिस ना करें, क्योंकि क्लासेस एक बार मिस हो जाती हैं तो सर ने जो समझाया वो तो दोबारा मिलेगा नहीं, और जो नोट्स मिलते भी हैं हमें दूसरे स्टूडेंट से वो भी समझ नहीं आता, क्योंकि जिस डीपर लेवल पे जाके सर ने एक पॉइंट समझाई होगी वो किसी ने लिखा नहीं है। ये देखो सारी चीज़ें हैं वो BHU से रिलेटेड भी आपके क्लियर हो चुकी है। हालांकि BHU के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी जल्दी बनाएंगे, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि बच्चे सोच रहे हैं कि एक टॉपर से अगर थोड़ा कुछ राय मिल जाए, उनसे कुछ सीखना मिल जाए कि एक टॉप करने के लिए उसने क्या क्या स्ट्रगल किया है, उसने कैसे पढ़ाई की है, तो ये चीज़ें भी आई होप अच्छे से क्लियर हो गई। जो भी 2024 के स्टूडेंट हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि प्रिपरेशन करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? आई थिंक पहले तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस में आई थिंक मक्कारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम करते हैं क्या, एक चैप्टर छोड़ दिया कि अरे ये मुझे समझ नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, वो कोई ना करे। सिलेबस पूरा कंप्लीट करिए। सिलेबस में अगर कहीं पे डिटेल में जाना है, अगर आपको लग रहा है ये समझ नहीं आया, डिटेल में जाइए।
एक बार हो जाने के बाद जब आप रिवीजन मोड पे आएंगे, जैसे आपको बोर्ड हो जाता है उसके बाद थोड़ा टाइम मिलता है CUT के लिए, उस बीच PYQ करिए। अब PYQ में आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सिलेक्टिव हो जाए कि जो टॉपिक मुझे समझ आते हैं मैंने उनसे थोड़े ज़्यादा PYQ कर लिए, बाद में मार्क करके लिख लिया कि कितना % का ऐसा सिलेबस है मेरा जो 100% प्रिपेयर्ड है। आई थिंक एक चीज़ और है कि CUT में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा CUT में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फार्मूला जैसे फिजिक्स में आई थिंक क्वेश्चन की जगह पे आप फार्मूला देख लीजिए कि ये फार्मूला आया है, ये फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद करके रखिए, लिस्ट बना लीजिए फार्मूले की। इससे होगा क्या, जैसे जब आप रिवाइज करोगे तब उसी फार्मूले के क्वेश्चंस लगाइए। मैंने जैसे फिजिक्स में एक चीज़ है कि अगर किसी को हार्ड लगता है तो उसको PYQ डायरेक्ट करना चाहिए। फार्मूले एक बार देख लिया और PYQ। आई थिंक इंस्टेड ऑफ कि आप थ्योरी पढ़िए, PYQ से प्रिपरेशन करना ज़्यादा सहज है। PYQ से रिवीजन करा था मैंने लास्ट के 1 महीने में सिर्फ PYQ करे और देखा कि हाँ PYQ पूरा आता है, सेम टू सेम आता है। और इससे मेनली एक स्पीड बढ़ती है, क्योंकि CUT में स्पीड भी आपकी मैटर करेगी। एक टाइम लिमिट रहेगा जिसमें आपको डिलीवर करने हैं पूरे 40 क्वेश्चंस, वो करने के लिए एक स्पीड चाहिए। मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इवन टाइम भी बचा था मेरे लिए तो। और PYQ से तुम्हारा एक चीज़ और भी स्ट्रांग हो जाता, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी, क्योंकि इसका आप कभी कभार क्या आता है, कोचिंग के क्वेश्चन लगाते हो या फिर और कहीं जगह से क्वेश्चन लगाते हो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, वो तुम नहीं कर पाते हो। तो PYQ क्यों करोगे तो तुम सोच लोगे हाँ ये भी चीज़ें हमें आती है, ईजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये एक स्टूडेंट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक अच्छा जरिया बन जाता है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहीं आपका लूज़ हुआ था प्रिपरेशन के टाइम में? हुआ था सर, स्टार्टिंग में हुआ था। आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आप कितना काम कर रहे हैं डेली। हाँ। किस दिन अगर थोड़ा कम काम करा, नहीं पढ़ा मैंने उतना, कैसा लग रहा है कि हाँ ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया आज अकम्प्लिश, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस गिरता है कि हाँ शायद नहीं हो पाएगा, कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है पढ़ना। पर जिस दिन मैंने जैसे जब PYQ कर रहा था, स्टार्टिंग में मुझे याद है ज़्यादा कॉन्फिडेंस था नहीं। स्टार्टिंग में डर लगता था PYQ से, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन हो नहीं रहा, 10 क्वेश्चन करे उनमें से 5 ही सॉल्व हुए, तो एक डाउट आता है। पर जैसे जैसे करता गया PYQ जब मास्टर, आई थिंक PYQ आपको करनी चाहिए, सारे क्वेश्चन पे मास्टरी होनी चाहिए। लास्ट के टाइम पे था कि हाँ PYQ अब स्मूथली हो रहे हैं, 10 में से मेरे 9 सही जा रहे हैं, एक गलत चला गया, कभी कोई सिली मिस्टेक हो गया उस वजह से गया, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और PYQ करने से काफ़ी चीज़ें तुम्हें सीखने को भी मिलेगी। एक चीज़ ये है कि जो भी बच्चे यहाँ BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं आगे के लिए, तो उनका तुम्हारे प्रति क्या मतलब जवाब रहेगा? तुम क्या उनको सजेशन देना चाहोगे कि BHU में एडमिशन लेना सही रहेगा, या फिर बहुत सारे इंडिया के तमाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं कि BHU को छोड़ के वहाँ जाना भी सही रहता, तो उनके लिए तुम क्या बोलना चाहोगे? सर मेरे अकॉर्डिंग UG में आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है। स्कूल में जैसे हम पढ़ाई ओरिएंटेड रहे, स्कूल में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन जो कॉलेज में जो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के यहाँ पे जो स्तर होता है इसका, वो स्कूल से बहुत अलग है। तो अगर आप जैसे BHU आते हैं तो BHU में एक्स्ट्रा करिकुलर पे काफ़ी फोकस है। आप स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्टेड हैं, आप काफ़ी स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, फैसिलिटीज़ जो आपको इन सब में मिलेगी वो दूसरे यूनिवर्सिटी, जैसे मेरा यही कारण था कि मैं IRI नहीं गया कि BHU आया। हाँ, तभी तो काफ़ी लोगों को लगता है कि IRI को, कोई बात नहीं, क्योंकि BHU बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है कि इस हिसाब से तुम कंटिन्यू करोगे तो आने वाले टाइम में एक ARS की पोस्ट पे ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। और जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करते रहो। बाकी इनके मुंह से आपने चीज़ें सुन ली है कि मतलब एज ए टॉपर किस हिसाब का स्टूडेंट है, किस हिसाब का, एक तो है ना एटीट्यूड खुद में मत लेके आओ कि मैं वहाँ तक गया। अब इस बंदे को देखिए, ठीक है, 0% एटीट्यूड है, कोई मतलब नहीं है दुनिया में, चाहे क्या चल रहा है कोई मैटर नहीं करता। इस बंदे के अंदर क्या है वो खुद को पता है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, इसकी क्या कैपेसिटी है, ये कहाँ तक सोच सकता है और क्या ये कर सकता है। डेफिनेटली बहुत अच्छा बच्चा है और हर चीज़ जानता है, और आने वाले टाइम में अगर इसी हिसाब से रहे तो कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम हासिल करना नहीं चाहते। जिस चीज़ को तुम शिद्दत से चाहते हो तो उस चीज़ को उसके पीछे पूरी कायनात लग जाती है और उस चीज़ को तुम डेफिनेटली हासिल भी कर लेते हो। तो सभी बच्चों के लिए यही है कि हम तो हर चीज़ इनको बताते आ रहे हैं, तुम्हें भी काफ़ी हेल्प हुआ है। और आगे आने वाले टाइम में क्या सीनियर्स वगैरह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम, कुछ हेल्प वगैरह मिल रहा है? तो सीनियर से हेल्प काफ़ी मिली। जैसे BHU आने के बाद डायरेक्टली हमें बताया गया कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, किस तरह से किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम पे चलता है, जैसे सॉइल साइंस हो गया, एग्रोनॉमी, हायर क्रेडिट पे आप ज़्यादा फोकस करिए, जो कॉन्सेप्चुअल हैं सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिए,
ठीक है, ये चीज़ हमें सीनियर्स नहीं बताई, हम जब आए थे हमें तो कुछ भी नहीं पता। और भी कोर्स के बहुत बारे सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो चीज़ें तुम्हें सीनियर्स ही सिखाएंगे। जी सर। और एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, एक प्रोफेशनल कोर्स में जाने के लिए हर चीज़ तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी, वो तुम्हें सीनियर्स ही सिखाता है। डेफिनेटली तुम्हें हेल्प मिला है, में बहुत है। और जितने भी जो तुम्हें हर चीज़ से हेल्प मिलता आ रहा है, आगे भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो भी स्टूडेंट है अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन अगर अच्छा लगा है तो इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी CUET के एक टॉपर से मिलने का मौका मिले और सारी इनके मन की बातें भी सुन ले, सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाए। तो थैंक यू सो मच आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए, और आने वाले बच्चों के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।